नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश तरुण। न्यूरांस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं जनरल स्टडीज और उसमें हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी, जिसके अंतर्गत हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे। और इसमें आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, क्योंकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में यानी राष्ट्रपति में कि आखिर ये होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा भारत देश का एक कार्यपालिका प्रमुख यानी संवैधानिक प्रमुख यानी हेड ऑफ द स्टेट होता है, जिसे हम राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसका अध्ययन संविधान के पार्ट 5 यानी भाग 5 में आर्टिकल 52 से 62 के अंतर्गत किया जा सकता है। ये भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 के बीच पढ़ा जाता है। अगर इस पर बात करें तो याद रखिए, भारत का ये प्रथम नागरिक कहलाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये संघ का संवैधानिक और नाम मात्र का प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल हेड। राष्ट्रपति हमारे संघ का यानी हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख है, यानी संविधान में अगर सबसे प्रमुख किसी पद को माना गया है तो वो राष्ट्रपति का पद है। इसके अलावा ये नाम मात्र का प्रमुख होता है, ये नॉमिनल सुप्रीम होता है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, पार्लियामेंटरी सिस्टम को अपनाया गया है, जिसमें देश के कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं, एक वास्तविक और एक औपचारिक। तो राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रधानमंत्री। यानी सारा कामकाज किया तो राष्ट्रपति के नाम से जाता है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति संवैधानिक और नाम मात्र का प्रमुख है। यह संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह जानकारी आपको आर्टिकल 53 में मिलती है। अनुच्छेद 53 हमें यह बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। यानी राष्ट्रपति भारत का कार्यपालिका प्रमुख भी है। सारे प्रमुख पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और कार्यपालिका ही शक्ति है, यानी सरकार की सारी शक्ति, सारी कार्यवाही किसके नाम से की जाती है? राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। फिर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो हमारे देश का राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं का, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा यह संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति वैधानिक कार्यपालिका, जबकि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। हमारे देश में, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, पार्लियामेंटरी सिस्टम है यानी संसदीय शासन प्रणाली है। और इस संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सैद्धांतिक तौर पर, कानूनी तौर पर कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के पास होती है। तो याद रखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में जैसे कि भारत में दो कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। अगर बोला जाए औपचारिक या नाम मात्र का या संवैधानिक, तो आंसर आएगा राष्ट्रपति। लेकिन व्यवहारिक तौर पर वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो वो होती है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के पास। आगे बात करें
तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो भारत में वर्तमान में जो राष्ट्रपति है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू और ये भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। अगर महिला राष्ट्रपति की बात करें तो भारत में अब तक ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इसके पहले पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल। तो महिला के स्तर पर इनका नंबर है सेकंड। लेकिन अगर मैं आदिवासी की बात करूं, मैं ट्राइब्स की बात करूं, तो ये न केवल पहली महिला आदिवासी बल्कि पहली आदिवासी राष्ट्रपति कहलाती है। आगे बात करें हम संवैधानिक अनुच्छेदों की, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की, तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे जो राष्ट्रपति पढ़ते समय महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 52, आर्टिकल 52, ये सिर्फ एक जानकारी देता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 सिर्फ एक जानकारी देता आर्टिकल है कि भाई हमारे भारत देश का एक राष्ट्रपति होता है। फिर आर्टिकल 53 की अगर हम बात करें तो ये बोलता है राष्ट्रपति क्या है, हमारी कार्यपालिका का प्रमुख, यानी भारत देश की कार्यपालिका शक्ति, सरकार की शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। फिर आर्टिकल 54 आता है, ये बताता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। आर्टिकल 54 इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट करता है उसकी जानकारी हमें कौन देता है, आर्टिकल 54। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो जो लोग वोट कर सकते हैं, यानी मतदाता जो जो हो सकते हैं, उन्हें ही निर्वाचक मंडल कहते हैं और उनकी जानकारी आर्टिकल 54 में दिखाई देती है। आर्टिकल 55 ये बताता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या है। अनुच्छेद 55 इस बात की जानकारी हमें देता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया या प्रोसेस क्या होती है। फिर आर्टिकल 56 हमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताएगा। आर्टिकल 57 ये बताएगा कि राष्ट्रपति का री इलेक्शन यानी पुनर्निर्वाचन हो सकता है कि। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यता यानी एलिजिबिलिटीज की जानकारी देगा और आर्टिकल 59 बताएगा कि क्या राष्ट्रपति पद पाने की कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं। आर्टिकल 60 ये बताता है कि राष्ट्रपति शपथ कौन सी लेता है और किसके सामने लेता है। फिर आर्टिकल 61 ये बताता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं और ये प्रक्रिया आर्टिकल 61 में बताई गई है। फिर आर्टिकल 62 रिक्ति की पूर्ति, यानी राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो, उसकी सीट अगर वैकेंट हो तो उसे भरा कैसे जाता है, इसकी जानकारी हमें आर्टिकल 62 देता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड थे। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों निर्वाचन की, इलेक्शन की। तो सबसे पहला, जैसे कि अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट करता है ये आपको बताया गया है आर्टिकल 54 में, और इन्हें ही निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग वोट कर सकते हैं उनको आप यहां देख सकते हैं। सबसे पहला, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिए, राज्यसभा के कुल 245 मेंबर है, उसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो वो नॉमिनेट मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्यों को ही मतदान करने की अनुमति होती है। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि संसद के निर्वाचित सदस्य
राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। इसके अलावा थोड़ा यहां पर मिस हो गया है, यहां थर्ड नंबर देख लीजिए, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। हमारे देश में 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनके निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट आएगा, हमारे देश में टोटल दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें 3, पहला दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी और तीसरा जम्मू एवं कश्मीर। इन 3 संघ राज्य क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है और यहाँ की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार होता है। तो आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग वोट कर सकते हैं उनको हम 4 कैटेगरी में देख सकते हैं। पहला, लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य जिनकी संख्या है 543। दूसरा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जिनकी कुल संख्या है 233। तीसरा, 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और चौथा, 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकते हैं। फिर आगे बात करें, निर्वाचन में कौन कौन भाग नहीं लेता, तो हालांकि तो मैंने आपको ये बात बता दी है, फिर भी यहां देखिए, निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड यानी मनोनीत सांसद भाग नहीं लेते। उसके अलावा भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनके सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। और अगर मनोनीत विधायक हैं राज्यों में तो वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। अब बात करते हैं इलेक्शन मेथड की, निर्वाचन पद्धति की, कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव की आखिर पद्धति क्या है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति का नाम अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पद्धति का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम द्वारा एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एवं गुप्त मतदान। तो राष्ट्रपति का चुनाव जिस प्रक्रिया से होता है वो प्रक्रिया कहलाती है एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और इसमें मतदान जो है वो गुप्त होता है। तो जब भी अगर आपसे सवाल पूछे कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत। इसको आप उल्टा करके भी बोल सकते हो, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग प्रोसेस का नाम है और मतदान हमेशा गुप्त होता है, यानी आप ये बता नहीं सकते कि आपने किसको मतदान किया। फिर आगे देखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में राजनीतिक दलों का व्हिप लागू नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात है। अब बोले सर ये व्हिप क्या होता है, तो दोस्तों इसको हिंदी में सचेतक कहते हैं और संसद में हर पार्टी का एक सचेतक या व्हिप होता है जो अपनी पार्टी के सांसदों को यह बताता है कि संसद में उन्हें कैसा व्यवहार करना है, यानी कब संसद में आना है, कब नहीं आना है, किस विधेयक के पक्ष में वोट करना है, किस विधेयक के पक्ष में वोट नहीं करना है। ये जानकारी व्हिप अपने सांसदों को देता है। तो हर पार्टी का एक व्हिप या सचेतक होता है जो अपनी पार्टी के सांसदों को संसद में अनुशासित करने का काम करता है। तो राष्ट्रपति चुनाव में यह व्हिप लागू नहीं होता, यानी किसी भी पार्टी के सांसद अपनी पार्टी के व्हिप की बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। कब? जब राष्ट्रपति का चुनाव। आगे बात करते हैं योग्यता या क्वालिफिकेशंस की। तो दोस्तों योग्यता या क्वालिफिकेशंस आर्टिकल 58 में दी गई। हम देखेंगे अब कि आखिर राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए। सबसे पहला, व्यक्ति क्या होना चाहिए? भारत का
नागरिक। सिटीजन ऑफ इंडिया, ये पहली योग्यता है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की। दूसरा, न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष। अगर किसी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से कम है तो वह राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु सीमा कहीं भी लिखी नहीं है। आप 90, 100, 110 साल के भी होंगे तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो नागरिक होना चाहिए भारत का और न्यूनतम आयु 35 वर्ष। तीसरा, उसे लोकसभा सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए? योग्यता। यानी अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हो तो जो लोकसभा सदस्य बनने की एलिजिबिलिटीज है, योग्यताएं हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आप लाभ के पद पर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ लाभ का पद का मतलब एक ऐसा पद जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन होता है। यानी कोई भी ऐसा पद जो सरकार के अधीन होता है और बदले में आपको उस पद को धारण करने के बदले में कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ लाभ होता है, जैसे कोई वेतन मिल रहा हो, कुछ सुविधाएं मिल रही हो, तो वो पद लाभ का पद कहलाता है। तो अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपको लाभ का पद धारण करने वाला नहीं होना चाहिए। यानी आप सरकार के अधीन किसी भी पद पर होना नहीं चाहिए। तो याद रखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए 4 महत्वपूर्ण योग्यताएं। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। तीसरा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथा, लाभ के पद पर ना हो। अब बात करते हैं शपथ, ऑथ। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान दिया गया है। सवाल यह है कि राष्ट्रपति को आखिर शपथ कौन दिलाता है? यह सवाल एग्जाम में कई बार आता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे देश के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होता है जो दिल्ली में है। यह भारत की सबसे बड़ी अदालत है। इसमें 34 जजेस हो सकते हैं और इन 34 जजेस में एक मुख्य जज होता है, एक चीफ जस्टिस होता है, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। यही हमारे देश के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय का जो भी सीनियर वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अब शपथ की क्या बातें हैं? तो शपथ में क्या लिखा है? उसमें लिखा होता है कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, मैं भारत की संप्रभुता एवं अखंडता बनाए रखूंगा और मैं जनता की सेवा करूंगा। ये कुछ बातें राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति की शपथ में का हिस्सा होती। अब बात करते हैं कार्यकाल की, टेन्योर की। तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। तो दोस्तों याद रखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल मोस्ट इंपॉर्टेंट कितना होता है? 5 वर्ष। अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना गया है तो वो 5 वर्ष तक अपना स्वतंत्र कार्यकाल पूरा करता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जब भी पूछे तो 5 वर्ष का होगा। दूसरा पॉइंट इसमें यह है, पहला पॉइंट के बाद दूसरा, पुनः निर्वाचित होने पर कोई सीमा नहीं है। यानी कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उसके चुनाव लड़ने पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं लगाई गई है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कितने भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। यही अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति के से कंपैरिजन करोगे तो कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति मैक्सिमम 2 बार ही राष्ट्रपति रह सकता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, जितने बार चाहे उतने बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। फिर उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रह सकता है। यानी अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो गया हो तब भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर लिया जाता और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। यानी किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं रेजिग्नेशन यानी त्यागपत्र की। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है,
कि जो राष्ट्रपति है वो अपना रेजिग्नेशन, अपना त्यागपत्र किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी उपराष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं, रिक्ति की पूर्ति, वैकेंसीज, आर्टिकल 62। तो दोस्तों, रिक्ति निम्न कारणों से हो सकती है। पहला, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, प्राकृतिक या किसी भी कारण से, तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी तो वो पद पर बना रह नहीं पाएगा। दूसरा, जब वो उपराष्ट्रपति को क्या दे दे? त्यागपत्र दे दे, तब वो उसका पद खाली हो जाएगा। तीसरा, आर्टिकल 61 में बताई गई प्रोसेस के तहत उसको पद से हटा दिया जाए, उसे महाभियोग कहते हैं। तो अगर राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाता है तब उसका पद खाली हो जाएगा। और चौथा, जब राष्ट्रपति अयोग्य हो तो उसका पद खाली हो जाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है। तो सामान्यतः जब राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है तो उस कार्यकाल के समाप्त होने के पहले ही उसका चुनाव कर लिया जाता है, नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। लेकिन मान लो अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या उसे महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए या वो इस्तीफा दे दे, इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियों में 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना अनिवार्य है। और इन 6 माह तक राष्ट्रपति ना हो तो उसकी भूमिका उपराष्ट्रपति निभाता है। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसके पद का निर्वहन करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा। फिर बात करते हैं रिमूवल यानी पद से हटाना। जो आर्टिकल 61 में है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के नाम से जाना जाता है। ये आर्टिकल 61 में बताई गई है। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा, 61। आधार क्या है, कब उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो एक ही आधार है, संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का एक ही आधार है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का उल्लंघन। अब बात करते हैं उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहली प्रक्रिया है, संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए जो प्रस्ताव होता है वो प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो ये चरण पहला है कि किसी भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा, प्रस्ताव लाया जा सकता है। दूसरा चरण है, कम से कम 14 दिन, याद रखिए, 14 दिन की पूर्व लिखित सूचना देने के बाद ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। तो 14 दिन के पूर्व लिखित सूचना दी जाएगी। तीसरा चरण है, प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना है तो दोनों सदनों में पृथक पृथक कुल सदस्य संख्या का, यहां मैं उपस्थित और मतदान करने वाली संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, कुल सदस्य संख्या जो लोकसभा में 543 है और राज्यसभा में 245, तो सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कराया जाता है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। यानी अगर पहले सदन में कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया, तब मामला दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन जांच करेगा कि क्या राष्ट्रपति ने वास्तव में संविधान का अतिक्रमण किया है, और इसी दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका भी मिलता है। उसके बाद यदि दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 से बहुमत 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर देता है तो दोस्तों, प्रस्ताव पारित होते ही
राष्ट्रपति का पद क्या मान लिया जाता है? रिक्त मान लिया जाता है, वो अपने पद से हट जाता है। तो कुल मिला के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। आर्टिकल 61 में यह प्रक्रिया दी गई है। राष्ट्रपति को उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उसने संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण या वायलेशन किया। उसको हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा हो या राज्यसभा। इस प्रस्ताव को प्रारंभ करने से पूर्व 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाएगी और जब यह प्रस्ताव संसद के किसी सदन में रखा जाएगा तो उसमें एक चौथाई यानी लगभग 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रस्ताव रखने के बाद प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पहले सदन से प्रस्ताव पास कराया जाएगा। यदि प्रस्ताव पहले सदन से पास हो जाएगा तो फिर प्रस्ताव दूसरे सदन जाएगा। दूसरे सदन में राष्ट्रपति को अपना बचाव यानी अपना पक्ष रखने की अनुमति होगी और दूसरा सदन जांच करेगा कि क्या वास्तव में राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है। यदि दूसरे सदन में भी बहुमत के माध्यम से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। यही प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। दोस्तों, अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया नहीं गया, याद रखिएगा। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया। भारत के किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से अब तक हटाया नहीं गया। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। आखिर राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हो सकती है? तो यहाँ कुछ प्रमुख शक्तियों में सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो दोस्तों, इस कार्यपालिकीय शक्ति के तहत राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को नियुक्त करता है। पहला है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दूसरा, प्रधानमंत्री की सहायता हेतु उपस्थित सारे मंत्री गण, इनको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद भी कह सकते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त राष्ट्रपति करता है। सारे मंत्री जो केंद्र सरकार के होते हैं उनको नियुक्त करता है। हर राज्य में जो एक राज्यपाल होता है उसको अपॉइंट राष्ट्रपति करता है। फिर भारत का एक महान्यायवादी होता है, आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसको अंग्रेजी में कहते हैं, और ये भारत सरकार का एक विधिक सलाहकार है। जब भी भारत सरकार के खिलाफ कोई मामला न्यायालय में आता है तो सरकार की ओर से महान्यायवादी वकील के तौर पर पेश होता है। आर्टिकल 76 में एक महत्वपूर्ण पद है, इसको भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। एक पद होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी कहते हैं। आर्टिकल 148 के तहत इस पद का गठन किया गया है और ये भारत सरकार का एक प्रकार का अकाउंटेंट है जो सरकार के खातों की जांच करता है। तो सीएजी 148 आर्टिकल में है, इसको भी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। उसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो हमारे देश में आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन आयोग है, उसके निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। उसके अलावा यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, तो आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो भारत में आईएएस आईपीएस जैसी सेवाओं के लिए परीक्षा का आयोजन करता है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और वित्त आयोग आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति भी हर 5 साल में एक बार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
तो इन सारे पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति या एग्जीक्यूटिव पावर कहलाएगी। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति या लेजिस्लेटिव पावर्स की। तो कानून निर्माण और संसद से संबंधित शक्ति राष्ट्रपति की विधायी शक्ति या लेजिस्लेटिव पावर्स कहलाती है। इस शक्ति के तहत राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है, समन करता है, यह संसद का सत्रावसान करता है यानी प्रोरोगेट करता है। लोकसभा और राज्यसभा के 3 अधिवेशन होते हैं पूरे साल भर में। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। तो इन सत्रों को अधिवेशन कहा जाता है, सेशन कहा जाता है, मीटिंग्स कहा जाता है। तो उन अधिवेशन को बुलाना हो या उन अधिवेशन को समाप्त करना हो यानी सत्रावसान करना हो, यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो संसद का सत्र बुलाना या उसे समाप्त करना राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा लोकसभा को भंग करना, डिसॉल्व करना, यह शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा को भंग करने का मतलब है कि लोकसभा का अब दोबारा से चुनाव होगा। तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति, डिसॉल्व करने की शक्ति, इसी को विघटन भी कहते हैं, विघटित करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। फिर राष्ट्रपति संसद को संबोधित भी करता है। आर्टिकल 87 अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस का जिक्र है। इसके तहत राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है, संसद के दोनों सत्रों को। कैसे? हर साल जो पहला सत्र होता है वो बजट सत्र कहलाता है और उसे संबोधित करता है राष्ट्रपति। दूसरा, जब लोकसभा के 5 साल बाद चुनाव होते हैं तो लोकसभा के चुनाव के बाद भी राष्ट्रपति नए सांसदों को संबोधित करता है। यही राष्ट्रपति का अभिभाषण कहलाता है। इसे ही कहते हैं राष्ट्रपति ने संसद को संबोधित किया। आर्टिकल 87। फिर विधेयकों पर स्वीकृति देना। आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वो संसद द्वारा पारित विधेयकों या बिल्स को अपनी स्वीकृति देता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक, अधिनियम यानी कानून बन सकता है। तो ये सब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां या एग्जीक्यूटिव पावर कहलाती है। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की। यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का ही हिस्सा है, वीटो पावर। जो अभी आपने लास्ट में देखा था, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में विधेयकों को स्वीकृति देने की शक्ति, उसी के अंतर्गत ये वीटो शक्ति है। जिस प्रकार राष्ट्रपति को विधेयकों पर स्वीकृति देने की शक्ति है, उसी प्रकार जब राष्ट्रपति विधेयकों पर अपनी स्वीकृति ना दे यानी अपनी स्वीकृति रोक ले तो वे शक्ति वीटो शक्ति कहलाती है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला है एब्सोल्यूट वीटो यानी पूर्ण वीटो, इसी को हम आत्यंतिक वीटो भी कहते हैं। तो दोस्तों, जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक अनुमति के लिए आए और राष्ट्रपति उस पर पूर्णतः अस्वीकार कर दे, जब राष्ट्रपति की अनुमति के लिए कोई बिल, कोई विधेयक उसके पास आता है और वह अनुमति देने से पूर्णतः अस्वीकार कर देता है, तो ऐसी शक्ति पूर्ण वीटो या एब्सोल्यूट वीटो या आत्यंतिक वीटो शक्ति कहलाती है। हालांकि राष्ट्रपति शक्ति का इस्तेमाल मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है। दूसरी शक्ति निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो। तो इसका में क्या होता है? पुनर्विचार हेतु विधेयक वापस भेजना। जब राष्ट्रपति के पास कोई वीटो या बिल, राष्ट्रपति के पास जब कोई बिल आता है, कोई विधेयक आता है, तो वे उसे पुनर्विचार करने के लिए वापस संसद को लौटा देता है। यही राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो की शक्ति कहलाती है। एक राष्ट्रपति थे, नाम था ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह ने राजीव गांधी सरकार के
पोस्ट ऑफिस बिल के खिलाफ इस निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। इसके बाद बात करें तो अगली शक्ति होती है जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो। चूंकि राष्ट्रपति विधेयक को कितने समय के अंदर परमिशन दे, राष्ट्रपति किसी बिल या किसी विधेयक को कितने समय के अंदर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है, इसका कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं। यानी राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को कितने समय के अंदर मंजूरी देगा ये कहीं लिखा नहीं है। इसी का फायदा उठाकर राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित समय तक अपने पास रोक कर रख सकता है। यही शक्ति जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहलाती है। अब दोस्तों यहां छोटा सा एक मिस्टेक हो गया है। ये जो मैंने लिखा है निलंबनकारी वीटो पुनर्विचार हेतु किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना, तो ये ज्ञानी जेल सिंह जो हमने यहां लिख दिया ये यहां नहीं आएगा, वो आएगा पॉकेट वीटो में। पॉकेट वीटो जेबी वीटो का इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, और वही पोस्ट ऑफिस बिल। छोटी सी मिस्टेक हो गई, इसको देख लीजिए कि ज्ञानी जेल सिंह ने सबसे पहले पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया, वो भी राजीव गांधी सरकार के पोस्ट ऑफिस बिल के खिलाफ। तो याद रखिए राष्ट्रपति की वीटो शक्ति इस प्रकार 3 प्रकार की होती है। पूर्ण वीटो यानी किसी विधेयक को पूर्णतः अस्वीकार कर देना, निलंबनकारी वीटो यानी किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना, और जेबी वीटो यानी किसी विधेयक पर कोई कार्रवाई ना करना, उसे अपने पास पड़े रहने देना। तो ये 3 शक्तियां वीटो शक्तियां कहलाएंगी। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस पावर। तो दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का उल्लेख किया गया। दोस्तों जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। याद रखिए अध्यादेश होता क्या है, सवाल ये आपके मन में आएगा। तो आपको जैसे कि पता है कि हमारे देश में कानून बनाने का काम संसद का है, लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी भी कारण से संसद का सत्र ना चल रहा हो और ऐसी परिस्थितियों में आकस्मिक तौर पर आवश्यकता महसूस हो कोई कानून बनाने की, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो वह एक आदेश जारी कर सकते हैं, वही आदेश अध्यादेश कहलाता है। तो जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति जो आदेश जारी करता है वही अध्यादेश कहलाता है, और आर्टिकल 123 में इसके बारे में प्रावधान है। किसी भी अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो बाकी संसद द्वारा पारित कानूनों का होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं फाइनेंशियल पावर्स या वित्तीय शक्तियों की। तो दोस्तों धन विधेयक यानी मनी बिल आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है। धन विधेयक या मनी बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में लोकसभा में पेश हो सकता है। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश होता है। दूसरा, बजट राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। बजट जिसे आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट भी कहते हैं, वो भी राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत होता है। और हर 5 साल में वित्त आयोग की नियुक्ति करना भी ये काम राष्ट्रपति का। तो ये है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की, जुडिशियल पावर की। तो दोस्तों आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, उसे ही राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति कहते हैं। आखिर ये शक्ति क्या होती है? तो सामान्य तौर पर जब कोई व्यक्ति को न्यायालय के माध्यम से सजा मिलती है यानी कोई अपराधी होता है, तो
हमारे राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वो न्यायालय द्वारा सजा पाए गए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति की यही शक्ति क्षमादान की शक्ति कहलाती है, जो अनुच्छेद 72 में दी गई है। और यह शक्ति 5 प्रकार की होती है। पहला, पार्डन, पूर्ण क्षमादान। दोस्तों, ये ऐसी अवस्था है जिसमें राष्ट्रपति सजा पाए अपराधी को पूर्णतः माफ कर देते हैं और वह अपराधी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जैसे मानो उसने कोई अपराध किया ही ना। तो किसी अपराध को पूर्णतः माफ कर देना क्षमादान या पूर्ण क्षमादान कहलाता है। दूसरा है दंड स्थगन, इसी को रिप्रिव या हिंदी में एक और वर्ड है प्रविलंबन भी कहते हैं। जब राष्ट्रपति किसी मृत्युदंड पाए गए व्यक्ति के मृत्युदंड को कुछ समय के लिए निलंबित कर देता है तो उसे प्रविलंबन या दंड स्थगन कहते हैं। तो फांसी की सजा पाए गए व्यक्ति की फांसी को कुछ समय के लिए निलंबित कर देना प्रविलंबन या दंड स्थगन या रिप्रीव कहा जाता है। फिर विशेष परिस्थितियों में दंड में रियायत, जिसे हम रिस्पाइट कहते हैं, इसे ही हिंदी में विराम भी कहा जाता है। तो रिस्पाइट या विराम क्या होता है? तो दोस्तों, इस तीसरी शक्ति को समझने के पहले आप नीचे की 2 शक्तियां समझिए, फिर मैं इसको बताऊं। एक शक्ति होती है दंड अवधि में कमी, जिसे रेमिशन या हिंदी में परिहार कहते हैं। ये परिहार क्या है? सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति को जब दंड दिया जाता है तो उसके दंड की मात्रा या अवधि को कम करने की राष्ट्रपति की शक्ति परिहार या रेमिशन कहलाती है। मान लीजिए कि किसी अपराधी को 10 साल की सजा हुई है। अब 10 साल के कारावास की सजा को अगर राष्ट्रपति घटाकर 2 साल या 3 साल कर देता है तो यह शक्ति परिहार या रेमिशन या दंड अवधि में कमी की शक्ति कहलाएगी। और 5वीं शक्ति है दंड के स्वरूप में परिवर्तन, जिसे अंग्रेजी में कम्यूटेशन कहते हैं और हिंदी में ही हम इसे लघुकरण भी कहते हैं। लघुकरण की शक्ति क्या होती है? तो दंड की यहां पर मात्रा कम नहीं की जाती, बल्कि दंड की प्रकृति या स्वरूप को बदला जाता है। जैसे अगर किसी अपराधी को कठोर कारावास हुआ है, सश्रम कारावास हुआ है, तो उस कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देने की शक्ति लघुकरण या कम्यूटेशन या दंड के स्वरूप में परिवर्तन की शक्ति कहा जाता है। यहां मात्रा वही रहेगी, 10 साल है तो 10 साल की सजा, लेकिन प्रकृति बदल दी जाएगी। कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल दी। कठोर कारावास वह कारावास होता है जिसमें सजा पाए गए व्यक्ति को श्रम करना अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं ये जो थी विशेष परिस्थितियों में दंड में रियायत यानी रिस्पाइट यानी विराम। तो दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की कोई अवस्था विशेष हो, जैसे मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति हो या कोई गर्भवती महिला हो, तो इस प्रकार के व्यक्तियों को जब सजा मिलती है तो ये विशेष परिस्थिति वाले व्यक्ति कहलाते हैं। और ऐसी विशेष परिस्थितियों में उनकी सजा की मात्रा में कमी कर देना यानी परिहार या प्रकृति में बदलाव कर देना यानी लघुकरण। जब इस प्रकार से विशेष परिस्थितियों में किसी अपराधी की सजा में कमी की जाती है तो उसे विराम या रिस्पाइट कहते हैं। तो ये थी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, आर्टिकल 72। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर। तो दोस्तों, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, याद रखिए। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं का कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। इसलिए युद्ध एवं शांति की घोषणा राष्ट्रपति ही करता है। ठीक। इसके अलावा राजनयिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर्स। तो राष्ट्रपति के पास सामरिक या कूटनीतिक शक्ति या राजनयिक शक्ति होती है। इसके अंतर्गत वो भारत के राजदूतों को विभिन्न देशों में नियुक्त करता है और विभिन्न देशों के विदेशी प्रतिनिधियों का भारत में स्वागत करता है।
यानी भारतीय एम्बेसडर यानी राजदूतों को दुनिया के अन्य देशों में चाहे अपॉइंट करना हो, चाहे दुनिया के अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों या राजदूतों का भारत में स्वागत करना हो, ये काम राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति के अंतर्गत होता है। इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं और देशों के साथ इंटरनेशनल ट्रीटीज, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। तो ये थी राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर्स। तो दोस्तों, राष्ट्रपति की 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं आपातकालीन। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति देश में आपातकाल लागू कर सकता है। कब? जब हमारे देश का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो। दूसरा, कब? जब हमारे देश पर बाह्य आक्रमण हुआ। और तीसरा, कब? जब हमारे देश के भीतर सेनाएं विद्रोह कर रही हो, यानी सशस्त्र विद्रोह की परिस्थिति। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की परिस्थिति में देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का काम आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति ही करता है। फिर आर्टिकल 356 के तहत देश में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन भी राष्ट्रपति ही लगाएगा। कब? जब उस राज्य का शासन संविधान के अनुरूप ना चल रहा हो। तो जब किसी राज्य का शासन संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होता, तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और अब तक सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगाने वाली जो है प्रधानमंत्री का नाम था इंदिरा गांधी। अब मैं यहाँ में प्रधानमंत्री का नाम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लगातार राष्ट्रपति है, लेकिन ये सारे काम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है। एक आपातकाल होता है आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। जब देश आर्थिक संकट में हो, तब जो आपातकाल लगाया जाता है वो वित्तीय आपातकाल कहलाता है। अंत में दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रपतियों की। तो देखिए, इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट की बात करें तो भारत के पहले राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति का नाम था राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इनका निर्वाचन 2 बार हुआ। तो 2 बार निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति और भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। फिर प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा देवी पाटिल, ये भारत में पहली महिला राष्ट्रपति थी। फिर प्रथम सिख राष्ट्रपति की बात करें तो ज्ञानी जेल सिंह, वही ज्ञानी जेल सिंह जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल पहली बार किया था। तो ज्ञानी जेल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। फिर है प्रथम दलित राष्ट्रपति, तो के.आर. नारायणन भारत के पहले शेड्यूल कास्ट यानी दलित राष्ट्रपति थे। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, तो याद रखिए वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम आता है, जो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। इसके अलावा पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति, तो नाम आएगा ज्ञानी जेल सिंह, जिन्होंने पॉकेट वीटो का सबसे पहले उपयोग किया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का राष्ट्रपति टॉपिक। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने की। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।